तो चलिए जी, शाम के खूबसूरत मौसम के साथ साथ अभी आज शाम के 6 भी बज चुके हैं। फिलहाल हनुमान जी के मंदिर में भी पूजा पाठ नहीं हुई और इसी के साथ साथ अपने वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रामेश्वर ससुराल देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी क्षेत्र गैरसैंण के खूबसूरत से गांव अंदरपा से पहाड़ों को रहवासी ब्लॉग में एक नए दिन के साथ फिर से आपका स्वागत करता हूं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, शाम के 6 बज चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत की लोकेशन भी अपने घर से ही मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। फिलहाल शाम की चाय की चुस्कियों के साथ साथ अपने वीडियो की भी शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों, काफी समय से मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को वो सारी बातें मैं बता पाऊँ, आप सभी सब्सक्राइबरों को मैं वो बातें बता पाऊँ जो मैं अपने पिताजी के बारे में जानता हूँ। आप सभी भी काफी बातें अपने पिताजी के बारे में जानते होंगे। जो स्ट्रगल आपके पिताजी ने करा शायद वो कोई कर पाए। तो वैसी बात मेरी भी है। मेरे पिताजी का जन्म 1950 या 1956 के आसपास हुआ होगा। तो उस समय से पिताजी ने काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ जी है। पिताजी के जो पिताजी थे, हमारे दादाजी, तो वो थे भाई आर्मी में जवान थे। तो आर्मी में जवान होने के नाते पिताजी को भी काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला होगा। लेकिन दादा की दादा का जो देहांत है वो शायद मेरे को जहाँ तक लगता है कि 80 या 85 के आसपास हुआ होगा। 1980 या 85 के आसपास, या तो उससे पहले हो गया होगा 70 के आसपास। तो उसके बाद भी पिताजी ने काफ़ी स्ट्रगल किया यार। पिताजी लोग थे 7 भाई बहन। बड़ी वाली बहन, सबसे बड़े तो हमारे पिताजी हैं। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी वाली जो बुआ है वो रहती है बैजरो साइड। उसके बाद दूसरे नंबर पर हैं हमारे आत्माराम चाचा जी, जो हैं कि हरिद्वार में उनका मकान है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारी सुरेशी बुआ है, वो है बेरुधुनी में, जिनका की देहांत हो गया है। और जो चौथी बुआ है वो बुआ है गंगा बुआ, जिनका गांव है लाटू गैर। और पांचवें नंबर पे है हमारे गंगाराम चाचा जी, जिनका भी देहांत हो गया है और वो यहीं ऊपर गांव में रहते हैं। और छठे नंबर पे हैं अपनी देवी बुआ, जिनका गांव है माईथान खनसर। तो 2 बुआ मेरी खनसर रहती है और 2 बुआ पौड़ी साइड रहती है। और बाकी तीनों भाई जो हैं वो यहीं गांव में रहते हैं, लेकिन आत्माराम चाचा जी वो हरिद्वार में रहते हैं। तो पिताजी ने उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ जी है। लगभग 80-85 के आसपास पिताजी ने जब काफ़ी स्ट्रगल गांव में किया होगा, लोगों के साथ काम किया होगा, दिहाड़ी मजदूरी काफ़ी काम किया होगा। और उसके बाद पिताजी लगभग 1980 या 85 के आसपास सिंगर मनोज कुमार म्यूजिक इंडस्ट्री में पिताजी ने काम किया यार। पहाड़ का एक आदमी और म्यूजिक इंडस्ट्री, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, काफ़ी मुश्किल भरा काम था उस समय। लेकिन आज भी अगर ऊपर ताई जी कभी घर आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलाएंगे और पिताजी के बारे में वो क्या कुछ जानते हैं वो आपको वीडियो में भी ज़रूर बताएंगे। और उनकी जो बेटी है बिमला दीदी, वो भी पिताजी को काफ़ी जानते हैं भाई। वो जानते हैं कि पापा ने कितना स्ट्रगल किया और कितना मनोज कुमार जी के साथ कितना समय व्यतीत किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना कोई आम बात नहीं है भाई। कभी अगर ताई जी आएंगे तो आपको मिलाएंगे ज़रूर वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके बाद भी पिताजी ने हार नहीं मानी। उसके बाद पिताजी की 2 शादियां भी हैं। बड़ी वाली शादी के 2 बच्चे हैं और उनका नाम है, बड़ी वाली दीदी का नाम है गीता देवी, जिनका ससुराल की देघाट में है। और उनके बाद है छोटा भाई दीपक भाई, जिनका कि गांव तो यही है, यहीं रहते हैं, लेकिन मालीखेत में स्कूल में टीचर हैं, वो वहाँ पढ़ाते हैं। साथ ही साथ उसके बाद जो दूसरी शादी है वो बीना से हुई, जिनके की 3 बच्चे हैं। मेरी मम्मी का नाम है भागीरथी देवी और मेरी मम्मी के 3 बच्चे हैं। बड़ी वाली दीदी का नाम मेरी संजना देवी है, जिनका ससुराल की चौरासेण नंदासेण है। उसके बाद मैं हूँ रामेश्वर ससुराल, जो कि अभी आपके सामने ही वीडियो बना रहा हूँ। और तीसरे नंबर पे है मेरी छोटी बहन ममता सिरसवाल। अब ममता नवानी हो गई है, उसकी भी शादी हो गई है 2022 में।
तो बहुत कुछ पिताजी के बारे में बताने को है। ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जितना भी बता पाऊंगा आप वीडियो में ज़रूर बताना यार कि आपके पिताजी ने कितना स्ट्रगल किया और आप उनकी कितने स्ट्रगल को जानते हो। उसके बाद जब 1985 के आसपास पिताजी ने म्यूजिक इंडस्ट्री दिल्ली में मनोज कुमार जी के साथ काम किया, उसके बाद काफ़ी टाइम पापा वहाँ पर रहे और फिर उसके बाद जब दिल्ली में भी मकान थी हमारी उस टाइम पर, जिसकी तस्वीर की आज भी भाई के पास पड़ी होगी, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। भाई के पास ज़रूर पड़ी होगी क्योंकि वो इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा संभाल के रखते हैं। उसके बाद 1990 1990 या 95 के आसपास पिताजी घर आ गए थे। 1990 के आसपास। तब उसके बाद पिताजी ने दूसरी शादी की, उसके बाद घर ही रहे। फिर पिताजी ने एक छोटी जो मैक्स होती है महिंद्रा, जो थार का जैसा मॉडल है, वो वाली मैक्स रखी हुई थी। छोटी वाली टैक्सी होती है, वो टैक्सी रखी हुई थी जो कि गैरसैंण से महलचोरी तक और महलचोरी से दिवाली खाल तक चलती थी, जिसमें कि पापा ने अपना काफी समय व्यतीत किया, उससे भी घर चलाया। फिर उसके बाद पिताजी ने सोचा कि यार इससे ज़्यादा आमदनी तो नहीं होती है, क्यों ना मैं एक ट्रॉला रख दूँ, पिकअप। तो पिताजी ने लगभग 2004 या 5 के आसपास वो पिकअप रखा होगा, जिससे कि आज हम इतने बड़े हुए हैं भाई। उस पिकअप से कमाई करके फिर उसके बाद ये वाला झोला जो मैंने इससे पहले आपको वीडियो में दिखाया, उस झोले को भर के गैरसैंण से घर लाना 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उस झोले को यहाँ तक रोकना। तो उसके बाद भी स्ट्रगल चलता रहा। जीवन भर पिताजी ने इतना स्ट्रगल किया कि हमें उनकी सेवा करने का मौका ही नहीं मिला। फिर उसके बाद जब पिताजी ने इतना स्ट्रगल किया, फिर मैंने स्कूल की पढ़ाई करी। मैंने, दीदी ने और मेरी छोटी बहन ने पहले तो यहीं तक की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। फिर उसके बाद पिताजी ने दीदी को गैरसैंण, जब दीदी ने यहाँ से 10th पास कर दिया तो दीदी के साथ ही साथ मुझे भी गैरसैंण स्कूल में भेज दिया। तो मुझे गैरसैंण स्कूल में विद्या मंदिर में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद निकेतन में मैंने स्कूल पढ़ा और उसके बाद लास्ट में मैं इंटर कॉलेज 11th-12th मैंने इंटर कॉलेज से करा। उस समय भी पिताजी ने काफ़ी कुछ मेरे लिए तो गैरसैंण में ट्यूशन तक लगवा दिए, 3 ट्यूशन लगवा दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। साथ ही साथ दीदी को भी गैरसैंण के स्कूल में पढ़ाना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ से गैरसैंण से हर रोज 10 रुपये देना, 20 रुपये देना, 50 रुपये देना, फिर उसके बाद यहाँ से गैरसैंण भेजना। जब दीदी ने 12th पास कर दिया, फिर उसके बाद 2014 में हमने गैरसैंण पंतनगरी में कमरा लिया। उसके बाद पिताजी मेरे साथ वहीं रहे। उस समय भी पिताजी गैरसैंण से संडे को घर आते थे, उसके बाद मंडे के दिन फिर से गैरसैंण, लेकिन हफ्ते भर मेरे साथ रहते थे। मुझे कहते थे कि यार पढ़ तू, जितना पढ़ना है उतना पढ़, लेकिन मुझे क्या पता था कि यार ऐसा धोखा मिल जाएगा। पिताजी चाहते थे कि पढ़े, जैसे ही मेरा जीवन कटे ऐसे ही इसका जीवन ना कटे। हर किसी के पिताजी जानते हैं कि यार जैसा मेरा जीवन कटे वैसा मेरे बच्चों का जीवन बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। तो ऐसे मेरे पिताजी ने हमारे बारे में सोचा। मुझे गैरसैंण की स्कूल में रखा। गैरसैंण में 2014 में कमरा लेकर के मुझे गैरसैंण में 10th पास कराया। उसके बाद 11th-12th में भी मैं गैरसैंण में ही कमरे लेकर के रहा। जब मैं 2017 में 12th में फेल हो गया था, उसके बाद भी पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर मुझे कहा कि तू पढ़, खर्चा मैं दे रहा हूँ, तू पढ़। फिर भी मैं पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा तो गुड 2nd डिवीजन से मैं पास हुआ। 282 या 83 के आसपास मेरे नंबर थे उस समय मैं बिना ट्यूशन के, जिस साल मैंने ट्यूशन पढ़ा उस साल में फेल हो गया था, लेकिन जब मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ा उस समय में पास हो गया था। 282 के आसपास मेरे नंबर थे।
2018 में मैंने फिर 12th करी। तो जब 2018 में 12th करी, उस समय फिर दीदी की शादी की बात चली। तो दीदी की शादी भी 2018 में 24 अप्रैल शायद, जहां तक मेरे को लगता है कि 24 अप्रैल को पिताजी ने दीदी की शादी भी धूमधाम से इस घर से कराई। तो कुछ तो उस समय पापा टूट गए थे, क्योंकि यार काफी कुछ खुद झेलना पड़ा। बड़े भाई की ड्यूटी 2014 से लग गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने पिताजी के बारे में थोड़ा सा भी सोचा होगा। वो सारी बातें आपको कभी मैं जरूर एक वीडियो बना करके जरूर बताऊंगा कि क्या कुछ हमारे साथ हुआ था उस समय। 2014 में भाई की ड्यूटी सबसे पहले गेस्ट टीचर में थे भाई जी, तो 2014 में भाई जी की ड्यूटी लग गई थी। लेकिन आज 11 साल हो गए और 2014 में ड्यूटी लगी थी, शुरू पोस्टिंग भाई जी की थी तो खनसर में थी, खनसर मायतान में। जबकि भाई जी ने कमरा लिया था, लेकिन उसके बाद भी पिताजी के होते हुए गैरसैन भाई जी हर रोज आते थे कमरे पर। 2015 के आसपास भाई जी की ड्यूटी लगी थी। तो उस समय हर रोज गैरसैन आना और गैरसैन से खाना खा करके, खाना मैं ही खुद बनाता था, पिताजी सब्जी बनाते थे, भाई जी कभी आटा गूंद देते थे, कभी सब्जी बना देते थे, बस बाकी सारा काम मैंने ही करना था और पिताजी ने ही करना था। पिताजी कमा करके लाते थे, क्या मैं उनको खिला भी नहीं सकता था? खिला सकता था जरूर। तो उसके बाद 2015 से जब भाई जी की ड्यूटी लग गई थी, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं लगता कि भाई जी ने 54वीं पिताजी के हाथ पर कभी दी होगी। पिताजी जिस बीमारी से ग्रसित थे, वो बीमारी का इलाज भी पिताजी ने खुद अपने पैसों से करा। लगभग 2018 में जब दीदी की शादी 24 अप्रैल को हो गई थी, उसके बाद 2019 में पिताजी ने यूए 114285 जो हमारा पिकअप था ट्रॉला, उसको बेच दिया। तो उस समय 2019 में उस ट्रॉले की कीमत 1,20,000 में वो ट्रॉला बेच दिया था, जिसका कि सारा पैसा छोटी बहन ममता की शादी के लिए पिताजी ने रख दिया था। और फिर उसके बाद पिताजी 2020 में 22 दिसंबर को खत्म हो गए। 2020 22 दिसंबर को, उस दिन मुझे भी घर से जाना था कोटद्वार के लिए भर्ती होने के लिए, और उसी दिन पिताजी ने यहाँ पर से अपने घर से, मैं थोड़ी सी उधर पर ले गया था, तो पिताजी ने मेरे कंधे में ही दम तोड़ दिया। मैं घुघुती में लेकर के जा रहा था पिताजी को कि चलो सड़क से आपको देहरादून के लिए रेफर कराते हैं। तो कैलाश भाई का कहना था उस समय कि आप गैरसैन से रेफर करा दो, तो मैंने स्वास्थ्य कार्ड बना दिया। तो कैलाश भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस वीडियो से। कैलाश भाई ने काफी कुछ पिताजी के लिए उस समय किया, जबकि कैलाश भाई स्कूल पढ़ते थे, वहां पर कॉलेज करते थे, लेकिन उनको भी ताऊ जी की चिंता थी, काफी चिंताएं थी। उनको भी मालूम था कि यार, वो भी जानते थे कि भला क्या है, बुरा क्या है, क्या कुछ हमने करना है। ये एक सिर्फ वीडियो के माध्यम से नहीं है, ये हकीकत भी है। तो उसके बाद जब पिताजी 2019 में गाड़ी बेच दी, उसके बाद 2020 में 22 दिसंबर को पिताजी खत्म हो गए। उसके बाद फिर डामाडोल स्थिति में जीवन चलता रहा। 2022 के बाद 2020 के बाद उस समय मैं जब कोटद्वार को जा रहा था, तो कई लोगों ने बोला कि तू जा, कई लोगों ने बोला कि मत जा, कई लोगों ने बोला कि जा, कई लोगों ने बोला कि मत जा। लेकिन उस समय मुझे सुननी थी खुद की। लेकिन मैंने तो ये देख दिया कि यार पिताजी खत्म हो गए। लेकिन सबसे बड़ी भूल मेरी, आज भी मैं खुद को कोसता हूँ, लेकिन अगर मैं उस दिन अगर नहीं जाता तो जिंदगी भर कलंक लग जाता कि पिताजी अगर उस दिन खत्म नहीं हुए होते, पिताजी अगर उस दिन पिताजी की डेथ नहीं हुई होती, तो मुझे आज भर्ती होना था। लेकिन मैं आज उस बात का कोई मलाल नहीं रखता हूँ। आज मैं खुद को ही दोष देता हूँ कि यार मैं भर्ती नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं हुआ कि यार मैंने मेहनत नहीं की। उस दिन जब पिताजी खत्म हो गए थे, तो कई लोगों ने तो बोला कि जा, कई लोगों ने बोला मत जा, लेकिन मैंने खुद की सुनी और मैं गया भी। मैंने तो ये सोचकर मैं गया कि
यार आप पिताजी भी खत्म हो गए हैं, अब तो वापस नहीं आ सकते ना। तो जब वापस नहीं आ सकते हैं तो मुझे जाना तो जरूरी है। जिंदगी बनेगी तो उसके बाद आगे का जीवन सुधरेगा। लेकिन क्या पता था कि जीवन ऐसे ही बिगड़ता जाएगा। फिर उसके बाद मैं भर्ती हो भी गया था। मेरे ये वाली टांग, दाहिनी टांग मेरी फ्रैक्चर भी हो गई थी। पीछे से जो ये बारीक वाली हड्डी होती है, तो ये वाली फ्रैक्चर हो गई थी। उस समय भी मैं रनिंग पास करके मेडिकल फ्रेश होने के बाद मैं घर में आया। तो उसके बाद पापा की 13वीं करी, काफी कुछ किया। तब उसके बाद जब मैं एक्सरा कराने इस पाँव का गया, तो रुद्रप्रयाग बोल रहे जी कि हमने ये एक्सरा कराया, तो उस समय ये हड्डी टूटी हुई थी। फिर उसके बाद रिटर्न था। रिटर्न एग्जाम में मैं फेल हो गया। उस समय पढ़ाई नहीं करी। अब हर कोई बोलता है ना कि यार जो फेल हो जाता है ना, उसको पास होने वाले से ज्यादा तजुर्बा होता है। ये कभी भी ध्यान आप रखना। उसको पता होता है कि गलतियां मैंने कहां पर करी और किस गलती से मैं कहां पर रुक गया। लेकिन इसी के साथ साथ मैं भर्ती भी नहीं हुआ, मुझे उस बात का भी कोई मलाल नहीं है। लेकिन मैं आज भी जिंदगी जी रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात तो मुझे ये है। फिर उसके बाद 2021 भी गया। फिर 2022 में बहन की शादी भी होने को थी, और फिर भर्ती का टाइम भी था। तो बहन की शादी में मैंने काफी दोस्तों से कर्जा भी लिया, किसी से 5,000, किसी से 10,000। तो सभी भाई लोगों का मैं इस वीडियो के माध्यम से भी धन्यवाद चाहता हूँ भाई, आप सभी को, कि आपने मुझे काफी मदद दी। उस समय कई भाइयों ने कर्जा दिया था। उस समय मैंने बहन की जब शादी कराई, तो मैंने क्या कराई, वो पैसों ने कराई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां पर उस बहन की शादी के लिए साथ देना। तो उस समय भी जब 2020 में मैं भर्ती नहीं हुआ, तो उसके बाद परिवार में अनबन के साथ 2021 में भाई को भड़काव में आ गए भाई जी। तो मैं उस बात का भी मलाल नहीं रखता हूँ कि भड़काव में आए, लेकिन आज भाई से कोई रिश्ता नहीं है। क्यों रिश्ता नहीं है वो आपको बता ही रहा हूँ। वो रिश्ता इसलिए भी नहीं है क्योंकि यार, अगर आपके आगे से कोई बड़ा भाई है, वो आपको आगे रास्ता दिखा रहा है, तो सबसे बड़ा भाई वही है भाई, पिता के समान मानने वाला। पिताजी के समान हम उस भाई को मानेंगे जो हमें आगे से रास्ता दिखाएगा। वो भाई सबसे बड़ा हमारे लिए है। तो जिस भाई ने इतना कुछ पढ़ा, इतनी पढ़ाई करी, उसके बाद फिर ध्यान नहीं दिया कि परिवार क्या होता है, मुझे किस परिवार के साथ रहना है, किस परिवार के साथ नहीं रहना है। अरे अपना परिवार तो अपना परिवार ही है ना। तो वही बात है, उस बात से भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज ना मैं किसी भाई को मानता हूँ और ना मेरा कोई भाई है। मैं आज वीडियो में बोल रहा हूँ, कल ये हकीकत भी है। पारिवारिक तौर पर हम कल को अगर कुछ प्रोग्राम होता है, पारिवारिक तौर पर हम शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो अपना है, अपनापन, वो काफी दूर हो चुका है। पारिवारिक तौर पर हम हो सकते हैं, जैसे और परिवार के लोग होते हैं, वैसे ही हमारे लिए वो भी है आज। तो इसी के साथ साथ 2020 में जब पिताजी खत्म हो गए थे, मैंने सोचा कि आगे पढ़ूं या फिर खुद को भी रोक दूं। 2020 में भर्ती भी नहीं हो पाया। 2022 में शादी की तैयारी हो गई बहन की, और मेरी भी भर्ती के चांस थे, अग्निवीर भी हो गया सारा। फिर उस टाइम पर भी रनिंग पास आउट होने के बाद गैरसन से सिर्फ एक बंदा निकला, पजाना का भाई। पजाना का भाई निकला। उसके बाद उस समय भी हम अग्निवीर में नहीं हो पाए। उसके बाद एज हमारी खत्म हो गई। फिर एसएससी के लिए अप्लाई करा, एसएससी में भी नहीं हो पाया। सारा कुछ करके देख लिया है, लेकिन अभी भी कोशिशें जारी हो कि शायद किसी में एज 28 हो, तो वहां पर मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर पाऊँ। लेकिन आज इतना कुछ काम मैं जानता हूँ कि शायद मैं भूखा रह पाऊंगा कभी। पिताजी ने यही मुझसे कहा। 2014 से मैं गाड़ी चलाना सीख गया हूँ, लेकिन आज तक पिताजी के कहने पर मैं गाड़ी किसी की भी नहीं चलाता हूँ। कई जगह से मुझे कई लोगों ने बोल दिया कि यार गाड़ी चला, मेरी गाड़ी चला करके, लेकिन नहीं, मुझे गाड़ी चलाने के लिए पिताजी ने मना करा है कि ड्राइवर कभी मत बनना,
खुद की गाड़ी चलाए वो बात अलग है। जो काम अगर पिताजी ने करा होगा, कभी किसी का पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे भी ऐसे काम करें, उससे कई अच्छा करे, वो चाहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे भी करें। तो काफी कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल अब आपको बताते हैं कि यार मेरा जीवन कैसा चल रहा है। साथ ही साथ जब तक पिताजी थे तब तक मेरा जीवन काफी अच्छा चल रहा था। 12th तक मैंने पढ़ाई की पिताजी के बदौलत, लेकिन उसके बाद जब पिताजी का स्वास्थ्य भी खराब रहने लग गया, 2018 में मैंने 12 किया, 2019 में पिताजी ने गाड़ी बेच दी। फिर मैंने सोचा कि यार आगे पढ़ के भी क्या फायदा, पिताजी घर का खर्चा चलाएंगे या फिर मेरे बारे में सोचेंगे कि इसको पढ़ाऊं। तब उसके बाद मैंने वहां पर से मेरी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी, और उसके बाद मेरा सारा जीवन लगभग आधा जीवन तो खत्म हो गया है, 25 साल की उम्र हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी भी काफी कुछ हो, या फिर आप सपोर्ट करें वीडियो के माध्यम से, तब मैं अपने गांव को भी सपोर्ट कर पाऊं, काफी लोगों की जिंदगी के बारे में भी सोच पाऊं कि यार इनके पास खर्चा नहीं है, चलो मेरे पास इतना है, भगवान ने दिया है, आप लोगों की बदौलत है, तो चलो यार इतना खर्चा आपको दे देते हैं, आप अपना जीवन को स्वस्थ रखें। और काफी कुछ भी मैं सोचता हूँ यार, काफी लोगों के बारे में मैं सोचता हूँ कि यार काश मेरे पास कुछ होता तो मैं इनके लिए कुछ कर पाता। उसके बाद क्या कुछ हो जाता है वो किसी को पता नहीं होता भाई। लेकिन आपका जीवन जैसा भी है ठीक है, आप उसको कैसे बेहतर बनाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज भी 2014 से जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, आज भी मुझे फुल ये एक्सपीरियंस है कि यार कोई भी गाड़ी मिल जाए मैं चला सकता हूँ। लेकिन पिताजी की बात कभी नहीं टालूंगा कि पिताजी ने मुझे कहा था कि ड्राइवर नहीं बनना है तो नहीं बनना, तो नहीं बनना है। साथ ही साथ इतना सारा काम मैं लगभग जानता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का थोड़ी बहुत मुझे सीखना हो गया है, लेकिन बाकी सारा काम मैं जानता हूँ। इतना जानता हूँ कि यार खुद के लिए 2 रोटी कमा सकता हूँ और खा सकता हूँ। साथ ही साथ अब है बात की माँ है, तो एक यही है कि यार माँ की दिक्कत है थोड़ी बहुत कि यार कब तक काम करती रहेगी। थोड़ी बहुत यही है कि यार जब तक जिंदगी है तब तक थोड़ी बहुत तो घिसेंगे ही घिसेंगे अपना जीवन माँ के प्रति। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब मैं चले जाऊंगा, निकल जाऊंगा नौकरी करने के लिए, तो उसके बाद माँ का क्या होगा। कभी खाना नहीं बनाएगी, अकेले में तो यही होता है। दोनों बहनों की शादी हो गई है, मैं इधर हूँ, अभी फिलहाल तो मैं इधर हूँ जब तक, तो तब तक तो ये है कि सुबह शाम दिन में खाना जबरदस्ती बनाना ही पड़ता है माँ को। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि थोड़ी बहुत लगे कि हाँ यार खाना बनाना है, ये करना है, अपने स्वास्थ्य के बारे में भी देखना है। यह कि यार अब दिन भर कभी घास काटो, कभी गोबर निकालो, कभी गाय भैंस को पालो, कभी गाय भैंसों के लिए चारा लेने के लिए जाओ, उसके बाद खाना ही नहीं खाना, स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। तो यही बात है। बाकी काफी कुछ और भी हैं जो मैं अपने पिताजी के बारे में जानता हूँ, इतना कुछ तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। तो चलिए जी आज के इस वीडियो को भी करते हैं यहाँ पर समाप्त। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो सुनी भी होगी, देखी भी होगी, और आप अपने पिताजी के बारे में कितना कुछ जानते हो वो आप वीडियो में ज़रूर शेयर करोगे, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि पहाड़ से रिलेटेड वीडियो आपको हर दिन आपके मोबाइल पर देखने को जरूर मिलेगी। मैं रामेश्वर शेरवाल मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड।